हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप लोग के एग्ज़ाम में इस बार सीटेट में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा दिन आप लोग का एग्ज़ाम नहीं बचा है। 6 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है। 21-22 दिन आप लोग के पास बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोग को बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिस्ग्राफिया जो है, मतलब कि डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है। मतलब हमको बताना है कि डिस्ग्राफिया क्या है। तो देखिए, डिस्ग्राफिया के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो डिस्ग्राफिया जो होता है वो एक पठन विकार होता है, मतलब लेखन विकार होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है? ये लिखने से संबंधित होता है, लेखन विकार होता है। इसी तरीके से अगर डिसलेक्सिया की बात करें तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है। ठीक है, आपको अगर पढ़ने में कोई दिक्कत जा रही है तो वो किससे संबंधित हो सकता है? वो होगा कि हो सकता है कि आपको क्या हो? डिसलेक्सिया हो। डिसलेक्सिया का उदाहरण आप किस में देख सकते हैं? डिसलेक्सिया का उदाहरण आप देख सकते हैं जो तारे ज़मीन पर मूवी में ईशान अवस्थी को था। और इसके अलावा डिसमॉर्फी मतलब डिसफेजिया होता है जिसमें लैंग्वेज संबंधी विकार होता है। और एक कौन सा विकार होता है? एक विकार होता है आपका डिस्प्रेक्सिया, जिसमें हम बॉडी की एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, शारीरिक गतिविधि जैसे अपने मांसपेशियों को हिलाना, ये सब नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब विकार आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्ग्राफिया के बारे में बता तो दिया है। अब देखते हैं डिस्ग्राफिया क्या है। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। तो देखिए, भाषण विकार नहीं है, स्टैम्पिंग और ये जो उच्चारण में त्रुटियां है ये किस में होता है कि जो किसी व्यक्ति को अगर हकलाने संबंधी समस्या है जिसको स्टैमरिंग बोला जाता है तो उसमें होता है। ठीक है, एक गति की विकार है जिसका विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। तो स्थूल पेशी बाधिता जो हमारे किससे होती है? मोटर मतलब मोटर इम्पेयरमेंट से होती है। ये पेशीय चीज़ों से संबंधित होता है। तो ये ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हम लोगों का डिस्पेक्सिया के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमको तो डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा है। एक तंत्रिका विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो बिल्कुल यही बात है, अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई बोले तो ये किसका उदाहरण है? हमारा ये है डिस्ग्राफिया का उदाहरण, जिसमें क्या होता है, हम लोग वर्ड नहीं बना पाते। मान के चलिए कोई बच्चा डब्लू है, डब्लू को इस तरीके से लिख रहा है, मान के चलिए ऐसे तरीके से लिख रहा है। या फिर अगर वो एच बना रहा है तो एच को मान के चलिए ऐसे तरीके से बना रहा है, मतलब बड़े अजीब तरीके से बना रहा है, बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को बोलेंगे हम डिस्ग्राफिया। और लास्ट में क्या बोला है? एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। तो जो लास्ट वाला बात कर रहा है ये बात कर रहा है एडीएचडी की। ठीक है, ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या है, अक्षरों के आकारों से संबंधित चीज़ जो होती है उसी को क्या बोला जाता है? डिस्ग्राफिया बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? मतलब कि द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन which moves them through curriculum at an usually rapid pace is known as, मतलब जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षित करने का एक ऐसा उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाएगा। मतलब क्या करेगा कि उनको एक जैसे जो बच्चे प्रतिभावान होंगे, जो बच्चे देखिए जो बच्चे सामान्य होंगे उनको तो आप सामान्य पेस पर पढ़ाओगे, एक सामान्य गति से पढ़ाओगे उनको। लेकिन कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं आपके कक्षा में? प्रतिभावान भी हो सकते हैं, जिनको क्या होगा कि अगर आप सामान्य गति से पढ़ाओगे तो उनका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है। वो अब मान के चलिए आपने उनको क्या है, अल्फ़ाबेट सिखाया, अल्फ़ाबेट बच्चा 4 दिन में सीख गया। अब उसको कितने दिन अल्फ़ाबेट पढ़ा लोगे आप? ज़्यादा दिन तो पढ़ा नहीं पाओगे। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट एजुकेशन में ख़त्म होने लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको ऐसा कौन सा तरीका है जिससे सिखाया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, असामान्य रूप से तीव्र गति के से सीखते हैं। एक इसमें क्या दिया है, विभेदित निर्देशन, मतलब आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सिखाओगे, या आप इनरिचमेंट के सहायता सिखाओगे, एक्सलरेशन की सहायता सिखाओगे, या एमर्जन की सहायता सिखाओगे। तो विभेदित निर्देशन क्या होता है? विभेदित निर्देशन में आप क्या करते हो, हर प्रकार के बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हो। मान के चलिए कोई सामान्य बच्चा है तो उसको अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन, कोई प्रतिभावान बच्चा है तो उसको अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन, और कोई अगर धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है
ठीक है, तो उसको अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन दोगे। तो सभी बच्चों को आप लेकर अगर चलना है तो आपको क्या करना होगा, विविध निर्देशन देना होगा। संवर्धन क्या होता है, संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप बच्चे को मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन दोगे जिसके द्वारा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सीख पाएगा। मतलब आपने क्या किया कि बच्चे को एनरिच कर दिया नई इन्फॉर्मेशन से, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है। ठीक है। और त्वरण क्या होता है, त्वरण या गतिवर्धन होता है कि बच्चे की आपने क्या कर दी, गति को असामान्य रूप से बढ़ा दिया, असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ा दिया, इसी को क्या कहा जाएगा, त्वरण कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। फिजिक्स में भी आपने जैसे अगर कभी पढ़ा होगा तो त्वरण किस चीज़ को कहते हैं, त्वरण उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, असामान्य गति से बच्चे को पढ़ाया जाता है। ठीक है। और इमर्जन विसर्जन इसका तो एजुकेशनल इसमें कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि शिक्षित करने का उपागम क्या कहलाता है, जो असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, वो त्वरण कहलाता है। ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला गया है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। मतलब कि जो टीचर्स हैं वो जो क्या कर रहे हैं कि जो समावेशी कक्षाएं हैं, मतलब कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स है, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब उनको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इनमें से करनी चाहिए जिससे क्या कर सके, वो क्लास को इंक्लूसिव बना सके। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसमें हर प्रकार के बच्चे शामिल हो, कमज़ोर बच्चे भी शामिल हो, स्पेशली एबल्ड बच्चे भी शामिल हो, सामान्य बच्चे शामिल हो, प्रतिभावान बच्चे शामिल हो, हर प्रकार के बच्चे इसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करोगे अगर समावेशीकरण बढ़ाना है तो, मतलब इंक्लूसिवनेस बढ़ानी है तो। क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशन या फिर पाठ्यचर्या में अनुकूलन, मतलब आपने क्या किया कि पाठ्यचर्या को सभी के हिसाब से बनाया ताकि उसमें सामान्य बच्चा भी अनुकूलित हो सके। अगर आपने पाठ्यचर्या में कोई भाग कठिन है तो आप उसको सामान्य के हिसाब से अलग समझाओगे, प्रतिभावान के हिसाब से अलग समझाओगे, एक निम्न स्तर वाले बच्चे जो धीमी गति सीख रहा है उसके हिसाब से अलग समझाओगे। ये चीज़ आपको करनी है, तो बिल्कुल सही बात बोली गई है इसमें। ठीक है। तो पाठ्यचर्या में अनुकूलन तो क्या है, एक अच्छी चीज़ है। अब आपने क्या किया, विविध दृष्टिकोणों को शामिल किया। मतलब कि देखिए, हर बच्चे की सीखने की गति अगर सेम नहीं है तो आप बच्चों को सेम गति से सिखा नहीं सकते। तो आपने क्या किया, विविध दृष्टिकोण शामिल किए, जिस प्रकार की बच्चे की गति थी उस प्रकार की गति में बच्चे को सिखाया। तो बिल्कुल ये काम भी करना है हमको। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। अगर आप मान के चलिए कि आप क्या करते हो, बालिकाओं के प्रति, जैसे अब आपके इंक्लूसिव क्लासरूम में मान लीजिए गर्ल्स भी है, आप सोच रखते हो कि गर्ल्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ये आपका क्या है, एक पूर्वाग्रह है। और उसके वजह से आप क्या करते हो, उनको स्पोर्ट में बराबर के मौके नहीं देते। तो इस चीज़ की वजह से क्या होगा, लड़कियां पीछे छूट जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि स्पेशली एबल्ड बच्चे मानसिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं तो आप क्या करोगे, उनके प्रति एक भेदभाव का रूप रखोगे, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको इस तरीके के कार्य करने हैं कि हमारे अपने खुद के बायस को चेक करते रहना है कि कहीं हम किसी बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह तो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो बिल्कुल ये भी करना है अगर हमको इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है तो। और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, बिल्कुल नहीं विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि क्या देखें, एक सुविधा के रूप में देखें कि विविधता की वजह से क्या हो सकता है, आप सभी बच्चों को सिखा सकते हो, हर प्रकार के बच्चों को आगे लेकर जा सकते हो। तो आपको विविधता को एक सुविधा के रूप में देखना है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है कि किस तरीके से आप सभी बच्चों में कोलेबरेटिव माहौल उत्पन्न करोगे, किस प्रकार से सभी बच्चों को एक अच्छी सीख दोगे। तो इसके लिए आपको इसको एक अच्छी चीज़ के रूप में देखना है, बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला गया है कि शैशवावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब हमको बताना है कि यहाँ पर क्या हुई, एजेंसीज दी हुई है। एजेंसीज का मतलब क्या होता है, एजेंसीज का सीधा सा मतलब होता है जो समाजीकरण को क्या करती है, समाजीकरण का निर्माण करती है। मतलब कि हमारे समाजीकरण को निर्मित करती है, हमको समाजीकृत करती है। ये सब क्या कहलाती है, समाजीकरण की संस्थाएं कहलाती है। प्राथमिक संस्था कौन सी कहलाती है, जैसे कि हम लोग को सबसे पहले जब हम छोटे होते तो हम सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आते, तो हमारी प्राथमिक सामाजिकरण संस्था।
उसके बाद हम मान के चलिए दोस्तों के पड़ोस वालों के संपर्क में आएंगे तो तृतीयक सामाजिकरण संस्था, इस प्रकार से वो बटी हुई होती है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की खालिस्तान संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखिए शैशवावस्था में तो बच्चा छोटा होगा, तो सबसे अगर बच्चा छोटा होगा तो किसके संपर्क में होगा, वो होगा परिवार के संपर्क में, और परिवार ही बच्चे का सबसे पहले सामाजिकरण की संस्था होती है। तो ये जो शैशवावस्था में बच्चा सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था में होगा, कौन सी संस्था में होगा, प्राथमिक में, इसी में एक ऑप्शन प्राथमिक दिया गया है। ठीक है, और जबकि क्या बोला गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मतलब कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था वाला जो पार्ट होता है, जो कौन सा होता है, 3 से 5 साल का लगभग होता है, उसमें क्या होगा, बच्चा समाजीकरण की खालिस्तान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें बच्चे की जो माध्यमिक संस्थाएं हैं, ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। माध्यमिक को और क्या कह सकते हैं हम लोग, द्वितीयक बोल सकते हैं। द्वितीयक में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, हमारा स्कूल आ जाता है, हमारे अगर कोई टीचर है वो आ सकते हैं, हमारा पड़ोस आ सकता है, हमारा जो नेबरहुड होता है, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो परिवार क्या होगा, परिवार शैशवावस्था में तो हम परिवार के संपर्क में रहेंगे, जो कि प्राथमिक संस्था होगी, और उसके बाद माध्यमिक संस्था है या फिर द्वितीयक संस्था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप शैशवावस्था की ही बात करें तो शैशवावस्था में प्राथमिक के अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन सही लगा सकते थे पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ पर किसकी बात करी गई है, यहाँ बात करी गई लेव वाइगोत्स्की की। तो लेव वाइगोत्स्की क्या थे, लेव वाइगोत्स्की को क्या माना जाता था, सामाजिक रचनावादी माना जाता था। मतलब ये क्या थे, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रचनावादी क्या होता है, रचनावादी वो होते हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान का जो निर्माण है, संज्ञान का निर्माण है, वो बच्चा क्या करता है, सक्रिय रूप से करता है। ठीक है, ये इस चीज़ को मानते हैं। जीन पियाजे भी रचनावादी थे, मतलब जीन पियाजे भी क्या मानेंगे कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा, और लेव वाइगोत्स्की भी क्या मानेंगे कि बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा। दोनों में अंतर ये है कि ये लेव वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी थे और जीन पियाजे सामाजिक रचनावादी नहीं थे। मतलब कि वो क्या था, उनको उग्र रचनावादी कहा जाता था। वो क्या मानते थे कि बच्चा खुद के द्वारा, खुद के जो उसको एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसके द्वारा क्या करेगा, सामाजिक मतलब अपने संज्ञान का निर्माण करेगा। और ये मानते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू बच्चा जो सीखेगा उसके द्वारा वो क्या करेगा, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा। सक्रिय तो दोनों में है बालक, लेकिन बस ये है कि इसमें सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके सीखेगा, उसमें खुद के एक्सपीरियंस सीखेगा। ठीक है, ये अंतर होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, हमको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं, बिल्कुल गलत। मतलब जो सामाजिक कारक होते हैं वो भाषा विकास को भी प्रभावित करते हैं और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाषा विकास को तो प्रभावित करते हैं पर संज्ञानात्मक विकास को नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने माना था कि उन्होंने 3 चीज़ें दी थी, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। मतलब कि सोसाइटी, समाज, कल्चर बोले तो हम लोग की संस्कृति, और लैंग्वेज बोले तो हमारे लोग की भाषा। मतलब तीनों चीज़ें क्या होती है, संबंधित होती है। और संज्ञानात्मक विकास के जो भाषा विकास है वो सामाजिक कारकों की वजह से भाषा विकास भी प्रभावित होता है, कल्चर भी प्रभावित होता है, और हमारा संज्ञान भी प्रभावित होता है, ये उन्होंने माना था। ठीक है, लेकिन यह संज्ञानात्मक विकास नहीं होता माना गया, तो ये गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, हम लोग कह सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात करें तो इन्होंने ये माना था कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो मतलब हमारा जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम लोगों के संज्ञानात्मक विकास को, मतलब कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेगी। भले जीन पियाजे ये मानते थे कि जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब संज्ञानात्मक विकास है, वो लैंग्वेज को प्रभावित करेगा। ये दोनों में अंतर होता है। मतलब ये लैंग्वेज को ज़्यादा प्राथमिक मानते हैं, और ये मानते हैं कि लैंग्वेज क्या करेगी, हमारे थॉट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी। और जीन पियाजे क्या मानते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करेगा, लैंग्वेज को प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ याद रखनी। तो हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है ये इनके हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर जीन पियाजे के हिसाब से होता तो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये बात सही होती। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है कि इंटर रिलेटेड होते हैं। चाहे कोई भी प्रकार का हम लोग वो पढ़े, मतलब कि अगर हम वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़े या जीन पियाजे की थ्योरी पढ़े, दोनों में भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, बस अंतर इतना है कि भाषा विकास को कौन प्रमुख मानता है, भाषा विकास को वाइगोत्स्की ज़्यादा प्रमुख मानते हैं और संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ज़्यादा प्रमुख मानते हैं।
भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, बिल्कुल सही बात। ये बात कही थी किसने? वाइगोस्की ने कही थी। हमको पूछा भी लेव वाइगोस्की के अनुसार है। इनका मानना था कि जो लैंग्वेज है वो थॉट को डिसाइड करती है, और थॉट ही क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करता है। इसलिए इनका मानना था कि लैंग्वेज पहले मतलब लैंग्वेज से थॉट विकसित होगा, और उनका मानना था जीन पियाजे का कि थॉट से लैंग्वेज विकसित होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? मतलब कि इन्होंने क्या दिए थे? इन्होंने 3 लेवल दिए थे। 3 क्या दिए थे? स्तर दिए थे, और 6 स्टेजेस दी थी। हर एक लेवल में कितनी? 2 स्टेजेस होती थी। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। अब इनमें जो पूर्व पारंपरिक स्तर था, इसमें जो बच्चा होता था वो क्या करता था? या तो दंड से बचने के लिए या फिर पुरस्कार को पाने के लिए काम करता था। ठीक है, पुरस्कार मिल जाए या फिर दंड से बचाओ, इसलिए काम करता है पूर्व पारंपरिक स्तर में। और अगर हम बात करें पारंपरिक स्तर, तो पारंपरिक स्तर में क्या होगा? पारंपरिक स्तर में बच्चा क्या करता है? समाज के हिसाब से काम करेगा। मतलब कि समाज के हिसाब से अगर जो चीज़ सही है तो इस हिसाब से काम करेगा, अगर समाज के हिसाब से कोई चीज़ गलत है तो काम नहीं करेगा। मतलब समाज के नज़र में अच्छा बनने के लिए कोई भी बच्चा काम करता है। और उत्तर संक्रियात्मक स्तर में क्या होता है? बच्चा समाज से भी ऊपर उठ जाता है और क्या करता है? बड़े मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करता है। बड़े मूल्य हो जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए सत्य अहिंसा के लिए कार्य करेगा। बड़े बड़े नैतिक मूल्य हो जाएंगे बच्चे के, या फिर ये मानने लग जाएगा कि नियम भी क्या होते हैं, नियम भी चेंज करे जा सकते हैं, ये तक मानने लग जाता है बच्चा। तो ये तीनों स्तर की विशेषता होती है। तो हमसे क्या बोला गया है कि बच्चे आमतौर पर समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम करते थे। समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए बच्चे कहाँ काम करते हैं? बच्चे पारंपरिक स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, पूर्व पारंपरिक में तो समाज की समझ नहीं होती, उत्तर संक्रियात्मक समाज से ऊपर उठ चुके होते हैं, लेकिन पारंपरिक में समाज पर खरा उतरने के लिए काम करते हैं। और जो पूर्व संक्रियात्मक है, जीन पियाजे से संबंधित है, ये इसका कोई संबंध लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्या बोला गया? अभिकथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक अभिकथन दिया होता है, एक कारण दिया होता है, और हमको क्या करना रहता है? हमको ये बताना रहता है क्या अभिकथन सही है, क्या कारण सही है, और अगर दोनों सही है तो क्या अभिकथन और कारण के बीच ठीक संबंध बैठ पा रहा है, ये हमको बताना होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थी को उनकी समझ कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। मतलब अगर हम शिक्षक और साथी जैसे लोग हैं, मान के चलिए कि हमारा कोई शिक्षक है, वो हमसे अधिक जानकार है, और हमको मान के चलिए क्या पढ़ना है, हम लोग को मान के चलिए हिस्ट्री पढ़नी है, और कोई हमारे हिस्ट्री टीचर है, तो हमसे क्या होगी? वो हमसे ज़्यादा दिमागदार होगी, वो हमसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं। तो हमने क्या किया? उनके साथ बातचीत करी। तो वो क्या करेगी? शिक्षार्थी और विद्यार्थियों की समझ विकसित करने में मदद करेगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे कोई शिक्षक है, या फिर हमारे क्लास का ही कोई टॉपर साथी है, या फिर कोई हमसे ज़्यादा जानने वाला साथी है, कोई बड़ी क्लास के साथी लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो उनसे अगर हम बात करेंगे, उनसे अगर हम सीखेंगे, तो हमको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। हम नया सीखने में हमको क्या होगी? मदद होगी। बिल्कुल सही बात कही गई है। मतलब अभिकथन तो सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग सामाजिक संपर्क रखेंगे हम लोगों का, तो जैसे वाइगोस्की की भी हमने बात करी, वो भी क्या मानते थे कि सामाजिक संपर्क के थ्रू अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं। तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसमें इसी की बात करी गई है। ठीक है, सामाजिक संपर्क से सीखने की बात इसमें भी करी गई है, और शिक्षक साथी कौन है? सामाजिक संपर्क के ही तो उदाहरण है, उनसे सीखना। तो बिल्कुल सही बात है। तो अभी ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ क्या बोला गया है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मतलब व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही क्या बोला जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। इसमें क्या होता है? रचनात्मक आकलन, मतलब रचनात्मक आकलन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है रचनात्मक आकलन का? कि मतलब बच्चे का आकलन हम इसीलिए नहीं कर रहे कि बच्चे को हमको ग्रेड देना है या फिर बच्चे को मार्क्स देने। हम बच्चे का आकलन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे को क्या कर सकें? हम बच्चे को सिखा सकें। फॉर लर्निंग, मतलब बच्चे की लर्निंग के लिए हम लोग आकलन कर रहे हैं। मान के चलिए हमने आकलन किया कि बच्चा क्या कर रहा है कि ABCD सही से नहीं लिख पा रहा,
हमने बच्चे का आकलन कर लिया। तो अब हम उसको कोई नंबर थोड़ी ना देंगे, हम क्या करेंगे, उसको ABCD अच्छे से सिखाएंगे, कोई नया तरीका ढूंढेंगे जिससे वो आसानी से सीख सके, उसको वो जो 3 लाइन वाली कॉपी होती है उसका यूज़ करके सिखाएंगे। तो मतलब अधिगम के लिए हमने आकलन किया, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, धीमे सीखने वालों में वर्गीकृत करने के लिए बच्चों को मतलब बच्चों की पहचान करेंगे। तो ये तो नहीं किया जाएगा। ये करने से क्या होगा, ये तो एक ग्रेडिंग सिस्टम की तरह हो गया, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड देने वाला सिस्टम हो गया। ये तो हम लोग नहीं करेंगे। धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत अगर कर देंगे तो बच्चा ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना ये भी नहीं करेंगे। ये हम लोग किस में करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन में, जिसको क्या बोला जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का मूल्यांकन। लेकिन हमको क्या बोला है, सीखने के लिए मूल्यांकन। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। मतलब हमने बच्चों को क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, ए सही नहीं बना पा रहे हो या फिर बी सही नहीं बना पा रहे हो, आपको एक सीधा डंडा खींचना है, इस तरीके से बनाना है। मतलब इस तरीके से हम बच्चों को क्या करेंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, जिससे कि उसके ना सीखने में सुधार हो पाए, उसके अधिगम में सुधार हो पाए। बिल्कुल सही बात है, ये तो रचनात्मक मूल्यांकन मतलब ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का गोल दिख रहा है। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना का मानक तय करेंगे, मानक वानक तय नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा डिमोटिवेट होगा। उसको कोई स्टैंडर्ड पे थोड़ी ना मापना है हम लोग को कि एक सेट स्टैंडर्ड है उस पर माप रहे हैं। हमको बच्चों को क्या करना है, उनको प्रतिपुष्टि देनी है, उनको बताना है कि बेटा आप अधिगम में ये सुधार कर सकते हो, इस तरीके से सुधार कर सकते हो, आप बच्चों को सुधार में मदद करनी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है कि किस आयु में बच्चे जो होते हैं शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। मतलब कि किस एज में बच्चे जो है वर्ड्स प्ले कर सकते हैं। मतलब जो वर्ड प्ले होता है, वर्ड प्ले आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें दिया होता है, जैसे ये रहेगा C�blank T और यहाँ पर क्या रहेगा, ए मतलब PPL इस तरीके से दिया रहेगा। तो आप ए फिल करोगे तो इसका मतलब कैट हो जाएगा, इसका मतलब एप्पल हो जाएगा। मतलब वर्ड प्ले जो होता है ना, कि हम लोग शब्दों के साथ खेलेंगे और शब्दों के खेल समझ सकने में वो सक्षम हो पाएंगे, तभी तो बच्चे क्या कर सकेंगे, ऐसे चुटकुलों को पहेलियों को पसंद करेंगे। जैसे जोक भी होते हैं, जो मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो जैसे संता बनता वाले जो जोक होते हैं, वो बच्चे कब समझ पाते हैं, जब बच्चों में शब्दों के प्रति, उनके अर्थ के प्रति एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, सीमियोटिक फंक्शन बोलते हैं। सीमियोटिक मतलब क्या हो गया, बच्चों में एक संकेतों के प्रति एक मतलब संवेदना जाग गई होती है। मतलब कि अगर आपने बोला पेन, तो बच्चे को ये पता चल गया है कि ये जो पेन है ये किसी ऐसी लिखने वाली चीज़ से संबंधित है ये शब्द। अगर आपने बोला कार, तो उस बच्चे को पता है कि ऐसे मतलब 4 पहियों वाली किसी गाड़ी से ये संबंधित होता है, ठीक है। मतलब 4 पहियों वाले ऐसे किसी गाड़ी से संबंधित होता है। मतलब बच्चे को ये चीज़ें पता चल जाती है। एक टाइम पे बच्चा वर्ड को तो वर्ड की तरह लेगा, वो सिर्फ उसके मुंह से निकलने वाली कुछ ध्वनियाँ हैं, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, बच्चों को वर्ड के मतलब समझ में आने लग जाते हैं। और ये कब होता है, ये होता है जीन पियाजे की सेकेंड स्टेज में, जिसको क्या बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या होता है, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही बोला जाता है, प्री ऑपरेशनल। इसमें बच्चा क्या होता है, सबसे पहले इसका एज ग्रुप क्या होता है, मतलब ये इसका एज ग्रुप होता है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा संकेत अधिगम से संबंधित चीज़ों को सीख पाता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक ऐसी सोच विकसित कर लेगा जिसमें उसको वर्ड की नॉलेज हो जाएगी, उसको वर्ड समझने आ जाएंगे। तो ये किस एज में होगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि 12 वर्ष। इसमें तो बच्चा क्या होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। 1 वर्ष में तो बच्चे में इसका विकास नहीं होगा, 3 वर्ष में होगा, लेकिन ये बहुत स्टार्टिंग अवस्था में होगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसका 0 से 2, हाँ ठीक है। मतलब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम मैंने सही तो लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। 0 से 2 होता है सेंसरी मोटर, फिर 2 से 7 होता है प्री ऑपरेशनल, और 7 से 11 होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 11 से आगे का होता है कौन सा, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो 2 से 7 की एज में होगा। तो ये कब चीज़ अच्छे से विकसित होगी, क्योंकि इसमें खेल में शामिल होने की बात करी गई है, मतलब वो उनके अंदर वो गुण विकसित हो चुका है। तो ये 7 वर्ष की स्टेज में अच्छे से विकसित हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन सा याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिकवाद सिद्धांत की आलोचना की है,
ठीक है, अभी हमने कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ा, जिसमें कितने 3 लेवल दिए गए हैं, मतलब बताया मैंने आपको उसके बारे में। 3 उन्होंने क्या दिए, लेवल दिए, और उन्होंने 6 स्टेजेस दिए। मॉरल डेवलपमेंट का इन्होंने सिद्धांत दिया था। मॉरल डेवलपमेंट मतलब सही क्या है, गलत क्या होता है, इससे संबंधित सिद्धांत था। इनकी एक शिष्या थी, शिष्या बोले तो स्टूडेंट, जो थी कैरल गिलिगन। इन्होंने क्या किया, इनके सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो महिलाओं के पर्सपेक्टिव को, स्त्रियों के पर्सपेक्टिव को क्या कर दिया, पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया, महिलाओं को नज़रअंदाज किया, जिसके वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनके सिद्धांत को मतलब जेंडर बायस्ड कहा जाता है। मतलब कि जो लैंगिक रूप से क्या होता था, वो भेदभावपूर्ण था। ठीक है, तो क्यों, मतलब किस सिद्धांत के, मतलब विकास के सिद्धांत की आलोचना की है किस नज़रिए से, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। मतलब उन्होंने ये माना कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण सही से फॉलो नहीं कर पा रहे, नहीं, उन्होंने ये नहीं माना। नारीवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये माना कि इनमें क्या हुआ, महिलाओं को सही तरीके से इज्जत नहीं दी गई। ज़्यादातर जो एग्जाम्पल या प्रयोग दिए गए हैं वो पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं, आनुवांशिक कार्य नहीं और केस अध्ययन ये भी नहीं। उन्होंने क्या माना कि जो नारीवादी दृष्टिकोण को अच्छे से इनका सिद्धांत फॉलो नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आज इतने ही क्वेश्चन लाया हूँ मैं। तो थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।